दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित द्वितीय पेपर, यानी कि द्वितीय जो आपका पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उस पेपर के लगभग 21 प्रश्न से 30 प्रश्न कराऊंगा। यानी कि सिंपल कहूँ, इससे पूर्व मैं आपके समझ 20 प्रश्न लेकर यानी 20 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, जिसमें लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपका 21 से प्रारंभ होगा और 30 तक मिलेगा, यानी कि 10 प्रश्न मिलेंगे। और इससे पूर्व जो मैं आपको 20 प्रश्न लेके आ चुका हूं, उस वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 30 प्लस क्वेश्चन मैं आपके करा दूंगा 3 वीडियो के द्वारा, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इसमें से लगभग मैं बता दूं कि आपको 15 से 20 नंबर का 100% देखने को मिलेगा। यानी कि आपको, यदि आपने ये तीनों वीडियो देख ली, तो आपको 15 नंबर से लेकर 20 नंबर का 100% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे पेपर आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। ठीक है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ आपका ये 2022 में प्रश्न पूछा हुआ है। इससे पूर्व जो मैंने वीडियो कराया है उसमें 2023, 2024 के सारे मैंने आपके लघुत्तरीय प्रश्न ले लिए हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ से आपके लघुत्तरीय प्रश्न ही बने, लघुत्तरीय के साथ ही साथ आपके अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को आपको यहीं से मिलते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न 21वां। एक बार हमारी वीडियो को एक बार लाइक और शेयर अवश्य कर दिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। इस वैज्ञानिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया प्रशस्त हो रही है, लेकिन जितना विकास हो रहा है उतनी ही नई समस्या जन्म ले रही है। यानी कि जितना भी विकास हो रहा है उतनी ही नई समस्या भी जन्म ले रही है। यानी सिंपल कह सकते हैं, यदि कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उस टेक्नोलॉजी का जितना फ़ायदा होता है उसका उतना भी नुकसान होता है। तो इसने यही बोला है, जितना विकास हो रहा है उतनी ही नई समस्या भी जन्म ले रही है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक या फिर शिक्षण का क्षेत्र हो। वर्तमान समय में शिक्षण के क्षेत्र में भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें छात्रों की शिक्षण व्यवस्था उपयोग ढंग से नहीं हो पा रही है। ठीक है, इस प्रकार एक समस्या है। ठीक है, विद्यालयों में बढ़ते छात्र एवं अध्यापकों की घटती संख्या अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में यह देखा जाता है। यानी कि यहाँ आपके बच्चे तो छात्र तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अध्यापकों की कमी होती जा रही है। ठीक है, कि 1 से लेके 5 तक कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन वहाँ शिक्षकों की संख्या 1 या 2 से अधिक नहीं होती। ऐसी स्थिति में शिक्षण हो पाना संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान क्या लिखा हुआ है, समाधान हेतु बहुस्तरीय शिक्षण का विधा जन्म हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ क्या कहता है। बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ का तात्पर्य एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर अन्य व्यक्तिगत रुचियों, भिन्नताओं, उपलब्धताओं, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं तथा अनुशासन बना रहता है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 21 हो चुका है। अगला, जितने प्रश्न होंगे आपके 2, 3, 4, 5 मैं सारे इसमें आपको वीडियो में करा दूंगा, जरूर नहीं है कि आपके 10 ही कराऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर टिप्पणी कीजिएगा। देखिए बेसिक शिक्षा परियोजना, इसमें क्या क्या कहता है आपका। बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय एवं वैकल्पिक शिक्षा के केंद्रों को खोलना तथा उनका संचालन करना, ये क्या है आपका बेसिक शिक्षा। लेकिन वर्ष 2006 से 11 वय वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन करना। ठीक है, लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी तक सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना, ये थर्ड पॉइंट है। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका 1986-87 के तहत आता है, 86-87 या कहीं 88 देता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राय विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर समस्त बच्चों की शिक्षा में एक रूपता हो। क्या हो? एक रूपता हो। इसके लिए समस्त बच्चों में
प्राथमिक शिक्षण अधिगम हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना लागू की गई है। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के तहत आता है। ये 1986-87 को देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपेक्षित अधिगम स्तर। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बता दिया था अपेक्षित का मतलब क्या है, अधिगम का मतलब क्या है और स्तर का मतलब क्या है। आप वहाँ जाकर देख सकते हो कि अपेक्षित अधिगम स्तर का वास्तविक रूप से एक तात्पर्य क्या होता है। इसमें पूछा है कि आवश्यक क्यों है, अथवा अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभव की क्या भूमिका है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3 अपेक्षित अधिगम स्तर की विशेषताएं आवश्यकताएं। अपेक्षित अधिगम स्तर के होने से अध्यापक को एक लक्ष्य दिखाई देता है जिससे शिक्षक को पूर्ण करना होता है। ठीक है, एक लक्ष्य दिखाई देगा जिसको शिक्षक को हर हाल में पूर्ण ही करना होता है। नेक्स्ट अपेक्षित अधिगम स्तर से शिक्षकों को छात्र के मूल्यांकन में सरलता होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24। तो जरूर नहीं है इस वीडियो में 10 ही हो जाए, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी, 12 भी, 5 भी, 6 भी। ठीक है, देखिए 24 प्रश्न आपको क्या कहता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, महत्वपूर्ण देख सकते हो। ये सन 2023 में पूछा हुआ है और अथवा करके भी 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। अथवा लगा के पूछा है शिक्षण के उद्देश्य बताइए, फिर अथवा लगाया है इसने, फिर बोलता है शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं लिखिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग है आपकी। फर्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर एवं व्यावहारिक बनाना। सेकंड पॉइंट कहता है शिक्षण का उद्देश्य बालकों को बौद्धिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगला पॉइंट कहता है आपका शिक्षण के द्वारा बालकों का सामाजिक एवं नैतिक विकास होता है। शिक्षण के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण। और लास्ट पॉइंट कहता है शिक्षण के द्वारा बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास होता है। यह प्रश्न आपको देखने हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। ठीक है, तो थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तो अभी समझने की कोशिश करें आप लोग। 25 कहता है रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य बताइए। रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार है, देखिएगा। पहला, खेल खेल में बच्चों की प्रतिभा एवं कौशल का विकास करना, यानी खेल खेल में रुचिपूर्ण। ठीक है, दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा देना, बिल्कुल बात सही है। फिर है विद्यालयों के वातावरण को भयमुक्त बनाना। लास्ट पॉइंट कहता है आपका 4th, बाल का शिक्षा को प्रोत्साहन करना। ठीक है, ये आपका 25 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला 26 क्या कहता है, देखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षण की प्रविधियाँ। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो 4 विधि कौन सी है, पहली प्रश्नोत्तर प्रविधि, दूसरी गतिविधि प्रविधि, थर्ड कहती है भ्रमण प्रविधि और लास्ट कहानी प्रविधि। ये आपकी बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियाँ हैं, आपको इनको याद होनी चाहिए। प्रश्न करना प्रश्नोत्तरी, गतिविधि गति पर, भ्रमण यानी कि घूमना, कहानी यानी कहानी पर आधारित। तो ये 4 विधियाँ हैं, प्रश्नोत्तर, गतिविधि और भ्रमण और लास्ट आपकी कहानी प्रविधि। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिएगा। कक्षा शिक्षा करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषता लिखिए। तो इसकी विशेषता है, पहला, प्रश्न स्पष्ट हो। सेकंड, प्रश्न संक्षिप्त हो, यानी कि स्पष्ट यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा हो। सेकंड, संक्षिप्त, जितना छोटा हो और बढ़िया हो और अच्छा लिखा हो, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट, प्रश्न छात्रों के बोध तथा ज्ञान की जांच करने में सक्षम होना चाहिए, बात सही है। प्रश्न सारगर्भित हो। 5th कहता है प्रश्न एक ही उत्तर की ओर संकेत करे, यानी कि एक ही उत्तर की ओर संकेत करे, ना कि अन्य के। ठीक है, फिर पॉइंट कहता है 6 पॉइंट कहता है आपका प्रश्न लघु उत्तरात्मक होना चाहिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न अभिव्यक्ति प्रदान होते हैं, बात सही है। 7 पॉइंट कहता है कुछ प्रश्न व्याख्यात्मक भी प्रश्न पूछने चाहिए। व्याख्यात्मक प्रश्नों के द्वारा छात्रों की कल्पना एवं चिंतन क्षमता को विकसित किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। लास्ट पॉइंट कहता है कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई सूत्र, वैज्ञानिक का नाम, किसी राजा का नाम, गद्दी पर बैठना या किसी साहित्यकार की कृति आदि। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला 28 प्रश्न क्या कहता है, उत्तम शिक्षण की व्याख्या या उत्तम शिक्षण की क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषताएं आपकी काफ़ी हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। फर्स्ट पॉइंट है इसमें वांछनीय सूचना देना, शिक्षण वांछनीय सूचना देने वाला होना चाहिए। सेकंड कहता है शिक्षण सिखाना है, शिक्षण ऐसा हो
जो बालकों की रुचियों योग्यताओं क्षमताओं और आवश्यकता को समझने तथा उसके अनुसार मार्गदर्शन करे। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगला थर्ड पॉइंट कहता है आपका चुने हुए तथ्यों का ज्ञान, अर्थात शिक्षण के द्वारा छात्रों को शैक्षिक तथा लाभप्रद तथ्य बनाने चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहता है सहयोग पर आधारित, उत्तम शिक्षण छात्र तथा शिक्षकों के सहयोग पर आधारित होता है, बात सही है। फिफ्थ पॉइंट कहता है प्रजातंत्रीय, उत्तम शिक्षण प्रजातंत्रीय स्वरूप का होना चाहिए। सिक्स पॉइंट कहता है प्रगतिशील, अर्थात अच्छा शिक्षण बालकों के पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान और नवीन ज्ञान प्रस्तुत करता है, यानी कि उसके जो पहले का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको देखते हुए उसमें नवीन ज्ञान की प्रस्तुति करना। उसके बाद गुणवत्तापूर्ण, उत्तम शिक्षण गुणवत्तापूर्ण पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट निर्देशात्मक, उत्तम शिक्षण में बालक को निर्देश दिया जाता है। अगला पॉइंट निदानात्मक उपचारात्मक, अर्थात कमियों को पता लगाना, इसका मतलब है उपचार का कमियों को सुधारना, यानी कि उसका निवारण करना। नेक्स्ट आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा बालक की योग्यताएं, क्षमताएं और संवेगिक विशेषताओं का पता सरलता से लगा लेते हैं। ऐसा शिक्षण ही निदानात्मक तथा उपचारात्मक बन सकता है, यानी कि कमियों का पता लगाना उसको कहते हैं निदान, तथा कमियों को दूर करना यानी सुधारना या उसको सही करना वो होता है उपचारात्मक। ठीक है। अगला 29 प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो नियोजन सिद्धांत इस प्रकार है, जब शिक्षक पाठ्य सामग्री का उचित प्रकार से चुनाव कर ले तो उसे क्रमबद्ध ढंग से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए, जैसे पाठ्य योजना का निर्माण, सहयोग का प्रयोग, गृह कार्य का पुनरावृत्ति प्रश्न, किसी भी कार्य को करने से पहले बुद्धिमत्ता पूर्वक की गई हो, अग्रिम तैयारी की योजना ही नियोजन कहलाती है। अग्रिम तैयारी की योजना ही नियोजन कहलाती है। इसके अंतर्गत करणीय कार्य के विभिन्न पक्षों पर पूर्व चिंतन किया जाता है ताकि वह कार्य कुशलतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आधुनिक होने का सूचक है। ठीक है। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट पर लेखन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सावधानियां हैं, पहली, श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली विषय वस्तु सुंदर अर्थात सुंदर हो, सुड़ैल अक्षरों तथा शुद्ध भाषा में लिखनी चाहिए। ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर लिखते टाइम पे हमारा जो राइटिंग है वो सुंदर हो और समझने आना चाहिए और शुद्ध भाषा में लिखा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। सेकंड कहता है पाठ के किसी अंश को समझाने की दृष्टि से यदि श्यामपट्ट पर चित्र बनाया जाए तो वह सुंदर और आकर्षक होना चाहिए, यानी यदि आप जो भी पाठ पढ़ा रहे हो उसका यदि आपको चित्र बना रहे हो तो वो सुंदर होना चाहिए और बच्चों को आकर्षित यानी कि उसको प्रभावित करे और उनकी ओर अग्रसर रहे। अगला पॉइंट कहता है आपका थर्ड, श्यामपट्ट पर लिखते समय उसके रंग के विपरीत रंग के चौक का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह का आपका श्यामपट्ट है उसके विपरीत, मान लो ब्लैक वाइट बोर्ड है, ब्लैक आपका वो है ब्लैक बोर्ड, तो हमें सफ़ेद या जो भी अन्य कोई रंगीन चौक का प्रयोग करना चाहिए तथा अनुसार ब्लैक को छोड़कर। अगला पॉइंट कहता है श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली बात की उपयोगिता ना रहने पर उसे झाड़न से मिटा देना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट यानी नहीं है उसके बाद का तो उसको मिटा दिया जाइए। श्यामपट्ट पर सार लिखते समय छोटे तथा सार्थक या सार्वगर्भित वाक्यों का प्रयोग करें, बात सही है। निर्धारित अगला पॉइंट है निर्धारित समय का अधिकांश भाग पाठ को समझाने में व्यतीत किया जाए, ना कि केवल सार लिखवाने में, यानी जो भी आपका है उसको लिखवाने का टाइम नहीं है, उसे समझाया भी जाए। नेक्स्ट लिखने की गति सामान्य रखनी चाहिए, यानी कि आपने बहुत देर तक लिखा है बहुत जल्दी लिख दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, अपेक्षित अधिगम स्तर के 4 उपाय बताइएगा। तो पहला है अपेक्षित अधिगम स्तर के लिए शिक्षण में बोध पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जानना, समझना, चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना तथा पूर्व अनुमान लगाना आदि क्रिया पर बल देता है। सेकंड पॉइंट कहता है छात्रों को समयबद्धता, नियमितता, स्वच्छता, श्रमिकशीलता, सहभागिता या उत्तरदायित्व की भावना आदि से परिचित करना चाहिए, बात सही है। थर्ड पॉइंट कहता है आपका ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण कराना चाहिए जिसमें नकल की संभावना बिल्कुल ना रहे। एक ही पाठ्यक्रम में 8 से 10 प्रश्न
एक कक्षा में दिए जाएं और जिसमें समूह नकल की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। 4 पॉइंट कहता है आपका छात्र की प्रवृत्ति तथा दक्षता स्तर का विकास करने का प्रयास किया जाए। ये आपके 4 स्तर हो गए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री अधिगम सामग्री की विशेषताएं, यानी कि श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य यानी कि देखना। तो इसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिएगा। पहला क्या है, ये शिक्षण अधिगम सामग्री छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को विकसित करने में सहायक रहती है, बात सही है। सेकंड, यह शिक्षण सामग्री कक्षा में प्रबंध मूल्यांकन तथा शिक्षण में अपनी महत्वपूर्ण स्थान बना लेती है, बात सही है। थर्ड पॉइंट कहता है यह भाषाई कौशलों के विकास तथा दक्षता लाने में सहायता करती है। और लास्ट पॉइंट कहता है इसके माध्यम से शिक्षक तथा छात्र अपनी विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन तथा जांच कर सकते हैं। तो यह आपकी श्रव्य और दृश्य सामग्री का अधिगम की विशेषता हो गई है। श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी होती है आपके, जैसे टीवी टेलीविजन कह सकते हैं, मोबाइल कह सकते हैं, मल्टीमीडिया कह सकते हैं, या साथ ही मैं कह सकता हूँ जो भी आप मोबाइल के साथ साथ चलचित्र यानी वीडियो उसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ये आपके श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ हो गई। और भी जो होती हैं आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इनके अलावा और कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप इसको लाइक अवश्य कर दें और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा। इन 3 वीडियो बता दिए, इनमें से शिक्षण अधिगम स्तर के मैंने आपको सिद्धांत के लगभग 3 से 4 वीडियो करा दिए, ठीक है। अन्य वीडियो का जो बाल विकास है या मैथ है उसका मैंने लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको सुविधाजनक प्राप्त हो जाए, ठीक है। कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है उसे आप शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।